कि पहला अपना प्रकार कौन सा है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का? संरचनात्मक परिवर्तन। अपने को याद क्या रखना है, परिभाषा ही पूछेगा तो अपने से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कारण होने वाला विकार है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाला विकार है कौन सा? क्राई डू कैट या चैट सिंड्रोम। ठीक है, तो ये डिजीज किस कारण होता है? गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा में विलोपन के कारण, इनके टूटने के कारण। तो ये हो गया पहला प्रकार अपना कौन सा? संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अगला इनसे हेडिंग डालिए संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन 10 लगा के लिखिए। यह 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार लिखिए सुगुणिता। क्या कहते हैं इसे? यूप्लोइडी। ठीक है, सुगुणिता। 10 लगा के लिखिए। यदि पूरे सेट में, समुच्चय में, यदि गुणसूत्रों के पूरे सेट में कमी या वृद्धि हो तो इसे सुगुणिता कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा? अगुणिता हो सकती है। सुगुणिता में ये नहीं कि केवल वृद्धि हो, पूरे सेट के अंदर कमी या वृद्धि। अब देखिए कमी के दौरान अपने अगुणिता हो सकती है। अर्थ क्या हुआ? हमने पढ़ा कि मधुमक्खी के अंदर 2 प्रकार की प्रजातियां होती है। कुछ ऐसी प्रजातियां जो क्या होती है? द्विगुणित होती है, और कुछ ऐसी प्रजातियां जो अगुणित होती है। ऐसे में ये जो प्रजाति है इसमें अंडाणु बनेंगे। ये अंडाणु क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ स्पर्म बनेंगे, ये क्या है? हैप्लॉइड है। यदि अंडाणु और स्पर्म का फ्यूजन हो गया तब तो संतति कौन सी बनेगी? डिप्लॉइड बनेगी। और यदि अंडाणु बिना निषेचन के पार्थेनोजेनेसिस क्रिया के द्वारा संतति का निर्माण करेगा तो ऐसी मादा क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। तो इसे हम क्या कह देंगे? अगुणिता कह देंगे। ठीक है, कमी हो रही है ना। शुरुआत में कितने हैं? 2n है, और अंत में क्रोमोसोम कितने रह रहे हैं? n रह रहे हैं ना। तो अगुणित बनना इसका एग्जाम्पल है। उल्टा हो गया ना? हाँ, उल्टा। अगुणित नर का बनना, इसे हम ड्रोन्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये? ड्रोन्स। और ये 2n क्या होती है? मादा होती है। ये आपके अगला टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। वहाँ क्लियर हो जाएगा। अपने को यहाँ अगुणिता का एग्जाम्पल याद रखना है, मधुमक्खी। ठीक है, सुगुणिता में सेट में कमी आदि वृद्धि हो तो इसे सुगुणिता कहते हैं। जैसे मधुमक्खी में अगुणिता का पाया जाना। और ब्रैकेट में लिख लेना, ये क्या है? कमी है। ठीक है, गुणसूत्र कम हो रहे हैं ना, तो गुणसूत्रों की क्या है? कमी है। फिर लिखिए गुणसूत्रों की अधिकता। तो देखिए x अगर अपने समुच्चय माने तो ये 2x हो जाए, ये 3x हो जाए, 4x हो जाए, 5x हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिक।
इसे हम क्या कह देंगे द्विगुणिता, इसे हम क्या कह देंगे त्रिगुणिता, इसे चतुर्गुणिता, इसे पंचगुणिता, और इसे हमने गेहूं के अंदर एग्जाम्पल लिया था, क्या नाम लिया था षटगुणिता। और इसके बाद भी गुणिता हो रही है तो इसे हम क्या कह देंगे बहुगुणिता। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो द्विगुणिता, त्रिगुणिता, चतुर्गुणिता या फिर बहुगुणिता। तो इसमें लिखिए गुणसूत्रों की अधिकता, डैश लगा के लिखिए जीवों में गुणसूत्र समुच्चय, जीवों में गुणसूत्र समुच्चय बढ़ने से, गुणसूत्र समुच्चय बढ़ने से समुच्चय में वृद्धि हो जाती है, समुच्चय में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे द्विगुणिता तथा बहुगुणिता, द्विगुणिता तथा बहुगुणिता। द्विगुणिता में क्या है गेमेट है, और गेमेट फ्यूजन के द्वारा क्या बनाता है जाइगोट बनाता है। एक्स से संख्या कितनी हो रही है 2x हो रही है ना, क्या हो जाएगी द्विगुणिता। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है बहुगुणिता। ठीक है, सीधा सा ये एग्जाम्पल पूछता है इसका, तो लिखिए दूब घास में, दूब घास में, दूब घास में प्रजनन किसके द्वारा होता है ऊपरी भूस्तारी संरचना के द्वारा। ठीक है, दूब घास में 100 बहुगुणिता, 100 बहुगुणिता मतलब ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या है गुणसूत्र सेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 100 बहुगुणिता पाई जाती है, 100 बहुगुणिता पाई जाती है। और अगर अपन ये क्रिया करवा रहे हैं तो इसे हम क्या कह देंगे पर बहुगुणिता कह देंगे। ठीक है, दो भिन्न भिन्न जातियां होती है, उनके अंदर संयोजन या संकरण या क्रॉस के द्वारा अगर अपन बहुगुणिता उत्पन्न करवा रहे हैं तो इसे हम क्या कह देंगे पर बहुगुणिता। एक ही जाति के सदस्य के मध्य अपने आप बहुगुणिता उत्पन्न हो रही है तो इसे हम क्या कह देंगे सौ बहुगुणिता। यह एक ही प्रजाति के पादपों के मध्य जो बहुगुणिता उत्पन्न होती है उसे सौ बहुगुणिता कहते हैं। सीधा देता है सौ बहुगुणिता का उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब देखिए पर बहुगुणिता के उदाहरण। पर बहुगुणिता कहेंगे किसे बताइए, दो भिन्न भिन्न जातियों में संकरण के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र के समुच्चय में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है पर बहुगुणिता। तो अगला यदि दो भिन्न जातियों के संकरण से यदि दो भिन्न जातियों के संकरण से गुणसूत्र समुच्चय में वृद्धि हो रही है, गुणसूत्र समुच्चय में वृद्धि हो रही है तो इसे पर बहुगुणिता कहते हैं। जैसे जैसे ऑरेफेनोब्रेसिका, जैसे ऑरेफेनोब्रेसिका, ऑरेफेनोब्रेसिका तथा ट्रेटिकेल, ट्रेटिकेल ट्रेटिकेल। अब देखिए रेफिनस सेटाइवस जो कि मूली की एक प्रजाति है, इसमें क्रोमोसोम नंबर रहते हैं 18। और पत्ता गोभी की एक प्रजाति है, इसमें भी क्रोमोसोम कितने होते हैं 18। और ये दोनों प्रजातियां आपस में क्या करके संकरण करते हुए
और रेफिनोब्रेसिका का फॉर्मेशन करती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है, तो रेफिनोब्रेसिका किसका एग्जांपल है, परबहुगुणिता का। हम क्या होता है, स्टेल और राई के मध्य संकरण से क्या प्राप्त होगी, ट्रेटिकेल। गेहूं और राई के मध्य संकरण से जो प्रजाति बनेगी वो कौन सी होगी, ट्रेटिकेल। तो ये दोनों किसके एग्जांपल है, परबहुगुणिता के। लिख लीजिए, देखिए इसमें गेहूं में कितनी होती है, षटगुणित होती है ना, 42। और राई के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 14। ठीक है, कितने हो गई, ट्रेटिकेल के अंदर संख्या कितनी हो जाती है, 56 हो जाती है। मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित फसल है, मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित फसल। यही क्वेश्चन आपके जेठा एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित फसल कौन सी है, ट्रेटिकेल। मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित फसल रेफिनोब्रेसिका और ट्रेटिकेल, दो एग्जाम्पल हो गए आपकी। अगला लिखिए अमेरिकन कपास। अगला उदाहरण लिखिए अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास। ये भी क्या है, एक पर बहुगुणित फसल है। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, गोसिपियम अर्बेशियम और गोसिपियम राइमेंडी के द्वारा। ठीक है, गोसिपियम अर्बेशियम और राइमेंडी के द्वारा संकरण से अमेरिकन कपास गोसिपियम हिर्सुटम प्राप्त की जाती है। इसका नाम क्या है, गोसिपियम हिर्सुटम, हिर्सुटम। ठीक है, तो ये जो न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से इसे हम जानते हैं ना, नए विश्व की कपास, अमेरिकन कपास गोसिपियम हिर्सुटम, ये प्राप्त की जाती है। ये आपके दोबारा से आएगा, कॉटन आएगा ना जहाँ पे, वहाँ पे पूरा वर्णन आएगा। तो ये हो गई आपकी सुगुणिता। ठीक है, सुगुणिता। देखिए पहला था अपना गुणसूत्रों में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन। एग्जाम्पल कौन सा था, ट्राइडोकैट या चैक सिंड्रोम। फिर था संख्यात्मक परिवर्तन, और संख्यात्मक में पहला था अपना कौन सा, यूप्लॉइडी, सुगुणिता। और सुगुणिता को हमने दो भागों में डिवाइड किया, कौन कौन से, पहला पार्ट अपना था द्विगुणिता और अगला पार्ट था अपना बहुगुणिता। ठीक है, तो ये अपनी सुगुणिता थी। अब क्या आ जाएगी, असुगुणिता। ठीक है, हेडिंग डालिए असुगुणिता, या इसे एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं, असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। क्या परिभाषा देंगे बताइए, इकाई के रूप में अगर गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक हो रही है तो इसे हम क्या कह देंगे, असुगुणिता कह देंगे। ठीक है, 10 लगा के लिखिए, यदि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, यदि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन इकाई के रूप में, इकाई के रूप में हो तो इसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे अधिगुणिता, देखिए अधिक का अर्थ होता है अधिक, हाइपर का अर्थ क्या होता है अधिक। अगर 1 2 3 इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है तो इसे हम क्या कह देंगे, अधिगुणिता के नाम से, हाइपरप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। तो अगला लाइन से लिखिए, जैसे अधिगुणिता या हाइपरप्लॉइडी, अधिगुणिता या हाइपरप्लॉइडी
एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो ये होगी अधिगुणिता या हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? अधो होगा, सिंपल सा है, अधोगुणिता। इनमें संख्या है और इसमें क्या होगी? घटेगी। इसे क्या बोलेंगे? हाइपोप्लॉइडी। और संख्या का घटना किसमें पाया जाता है? टर्नर सिंड्रोम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो ये हो गया आपके गुणसूत्रों में होने वाले संरचनात्मक तथा संख्यात्मक परिवर्तन। ठीक है, गुणसूत्रों में होने वाले संरचनात्मक तथा संख्यात्मक परिवर्तन। क्लियर है? फिर कौन सा उत्परिवर्तन आएगा? जीन उत्परिवर्तन, या इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन। हेडिंग डालिए, जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, या इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, या इसी का क्या नाम है? बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, तीनों एक ही वर्ड के नाम है, जीन, पॉइंट और बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, देखिए खोजकर्ता, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? ह्यूगो डी व्रीज ने। सीधा उत्परिवर्तन पूछ लिया जाए तो अपना आंसर ह्यूगो डी व्रीज पे ही जाएगा। खोजकर्ता लिखिए मॉर्गन, मॉर्गन खोजकर्ता है इसके मॉर्गन। लिखिए सेठ राइट ने, अगले लाइन से लिखिए, सेठ राइट ने एंकोन बेड में, एंकोन बेड में बिंदु उत्परिवर्तन को देखा। एंकोन बेड में बिंदु उत्परिवर्तन को देखा। देखिए एक भेड़ पालक था और इसने ये देखा कि भेड़ों के झुंड के अंदर अचानक से एक छोटी टांग वाले मेमने का उद्भव हुआ, और इसके लिए उसने ये बताया कि ये किस कारण उत्परिवर्तन हुआ है? ये पॉइंट म्यूटेशन के कारण परिवर्तन हुआ है। सेठ राइट ने एंकोन बेड में देखा, किसको? बिंदु उत्परिवर्तन। अगले लाइन से लिखिए, न्यूक्लियोटाइड क्षारकों, न्यूक्लियोटाइड क्षारकों में होने वाला परिवर्तन, न्यूक्लियोटाइड क्षारकों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन उत्परिवर्तन। न्यूक्लियोटाइड क्षारकों में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन। अब देखिए इसके कुछ प्रकार है। तो संक्रमण, बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार है, अपने को सिंपल सा याद रखना है। संक्रमण में क्या होता है? टी सी के स्थान पर आएगा या फिर सी टी के स्थान पर आएगा, दोनों ही क्या है? पिरिमिडीन क्षारक। तो किसमें परिवर्तन हो रहा है? पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में। दूसरी स्थिति कौन सी हो सकती है बताइए? ए के स्थान पर क्या आ सकता है? जी, या जी के स्थान ये भी क्या है? इसमें क्या कह देंगे? संक्रमण कह देंगे। अगर पिरिमिडीन का स्थान दूसरा पिरिमिडीन क्षारक या प्यूरिन का स्थान दूसरा प्यूरिन क्षारक ले रहा है तो इसे हम क्या कह देंगे? संक्रमण कह देंगे। ठीक है, प्यूरिन के लिए बताया था तरीका मैंने आपको, प्यो एजी, प्यो के साथ क्या जोड़ना है? एजी जोड़ना है। ठीक है, तो लिख लीजिए संक्रमण, डैश लगा के इसी प्रकार से लिख लीजिए, परिभाषा में नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन और पिरिमिडीन के स्थान पर पिरिमिडीन। ये पहला प्रकार है अपना संक्रमण।
देखिए टी क्या है, पिरिमिडिन है, और ए और जी क्या है, प्यूरिन है। अगर पिरिमिडिन के स्थान पर क्या आ जाए, प्यूरिन आ जाए, पहली स्थिति अगर पिरिमिडिन के स्थान पर क्या आ जाए, प्यूरिन, यहाँ टी के स्थान पर सी भी तो आ सकता है, दोनों ही ध्यान रखना। ये यहाँ क्षारक टी और सी में से होना चाहिए और यहाँ क्षारक ए और जी में से होना चाहिए। तो यदि पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन आ जाए, या फिर दूसरी स्थिति क्या है, अगर प्यूरिन के स्थान पर क्या आ जाए, पिरिमिडिन आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुपथन। ऊपर वाले में सिर्फ एक में ही चेंज हो रहा है, प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन या प्यूरिन के पिरिमिडिन के स्थान पर पिरिमिडिन, ठीक है, पिरिमिडिन के स्थान पर पिरिमिडिन या प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन, यहाँ दोनों में परिवर्तन हो रहा है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन आ सकता है या पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन, तो इसे हम क्या कर देंगे, अनुपथन। ऐसे लगा के लिखिए, अनुपथन, अनुपथन। अगला प्रकार लिखिए, मिस सेंस या बोलते हैं अपन, अपर्याप्त मिस सेंस का अर्थ क्या हुआ, मिस सेंस का अर्थ क्या हुआ, मिस सेंस का अर्थ क्या हुआ, बताइए, मिस सेंस का अर्थ क्या हुआ। अगर कोई अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जुड़ गया तो इसे हम क्या कह देंगे, वो मिस नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है, मिस सेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर किसी न्यूक्लियोटाइड क्षारक के स्थान पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक नया देगा, इसे हम क्या नाम दे देंगे, मिसेंस के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे एनीमिया, इसमें क्या फिनाइल एलेनिन के स्थान पर वेलिन से प्रतिस्थापन हो जाता है, वेलिन से एयूजी के स्थान पर क्या आएगा, जीयूजी आएगा, ठीक है। जीयूजी आने के कारण फिनाइल एलेनिन के स्थान पर वेलिन आ जाता है और आरबीसी का आकार सिकुड़कर स्या के समान, दंती के समान, इसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, मिस सेंस डैश लगा के लिखिए, एक न्यूक्लियोटाइड क्षारक के परिवर्तन से, एक न्यूक्लियोटाइड क्षारक के परिवर्तन से, एक न्यूक्लियोटाइड क्षारक के परिवर्तन से दूसरे एमिनो अम्ल का जुड़ जाना, दूसरे एमिनो अम्ल का जुड़ जाना, एमिनो अम्ल का जुड़ जाना, उदाहरण लिख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अगला लिखिए, नॉनसेंस, किसे कहते हैं नॉनसेंस, जो किसी काम दाम का नहीं होता ना, बेकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस कहते हैं। तो बड़ा नॉनसेंस है। तो अपने पास कौन कौन से क्षारक नॉनसेंस है, तीन बताइए कौन कौन सी, UAC, फिर UAG और UAA। इनको अपन क्या नाम देते हैं, समापनकारी कोडोन के नाम से। ये प्रोटीन संश्लेषण का समापन करते हैं, अर्थात इनकी कोई एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन में भूमिका नहीं होती, तो इनको अपन क्या कहते हैं, नॉनसेंस कहते हैं। अगर एक श्रृंखला चल रही है इन क्षारकों की और उनके बीच में इन तीनों में से कोई एक कोडोन आ गया, रुक जाती है, तो
उत्परिवर्तन या नॉनसेंस उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। के आ जाने से, इनमें से किसी कोडोन के आ जाने से, इनमें से किसी कोडोन के आ जाने से, तीनों लिख लीजिए, UAC, UAG और UAA। याद रखना, आपने क्षारक आएंगे वहां दोबारा आ जाएगा। इन तीनों में से किसी कोडोन के आ जाने से। और जीन उत्परिवर्तन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार लिखिए, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। देखिए, फ्रेम किसे कहते हैं? फ्रेम सांचे को कहते हैं ना। तो एक ये कोई इकाई चल रही है, कोई एक इकाई चल रही है किसकी? न्यूक्लियोटाइड क्षारक। अपने को पता है कि न्यूक्लियोटाइड क्षारकों की जो इकाई होती है, इनके बीच में न तो कोमा होती और न इनके बीच में कोई, ये कोई एक यूनिट चल रही है, इकाई चल रही है। अब यदि इस न्यूक्लियोटाइड क्षारकों के अनुक्रम में कोई एक नया आ जाए या हट जाए, तो ये पूरा का पूरा सांचा बदल जाता है। अपन सांचा बनाते हैं इस प्रकार से, 3-3 क्षारकों का समूह बनाते हैं। यहाँ आ गया अपना U के स्थान पर आ गया कोई T आ गया, ठीक है, और फिर यहाँ G आ गया। अब A यहीं पे T और G मान लिया, यहाँ पर क्या आए हैं? नए क्षारक आए। या अपन यूं कहे कि यहाँ G आ गया और यहाँ U आ गया, मतलब अपने ये मान के चलते हैं किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, G के स्थान पर यहाँ C आ गया। अपने कोई सी भी एक श्रृंखला ले रही है, ये श्रृंखला है अपने पास एक, ठीक है, यहाँ बीच के अंदर कोई और क्षारक आ गई, कौन से? UAC, और ये लो यहाँ आ गया U और फिर आ गया G। ये दो क्षारक यहाँ नए घुस गए। अब सर आगे से शुरू करो, UAC, U, फिर A और फिर A। अब इनका अनुक्रम बनाओ, 3, फिर 3, फिर 3, ये 2। अब देखिए, पहला कोडोन यहाँ क्या था? UAC। दूसरा क्या है? GUA। क्या यहाँ GUA बना है बीच वाले कोडोन के अंदर? नहीं बना। आगे वाले में फिर परिवर्तन आया, तो यहाँ कोडोन क्या बना है? UGU बना है। क्या बना है? UGU। अगला क्या बना है? ACU। इसमें अगला क्या है? CUA। पूरी श्रृंखला ही बदल गई इससे आगे वाली, तो इसे हम क्या कह देंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। किसी न्यूक्लियोटाइड क्षारक अनुक्रम के आ जाने से पूरी की पूरी श्रृंखला में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। लिख लीजिए, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसमें लिखिए, न्यूक्लियोटाइड की हानि या प्राप्ति के कारण, न्यूक्लियोटाइड की हानि या प्राप्ति के कारण, हानि या प्राप्ति के कारण, हानि या प्राप्ति के कारण पूरी जीन श्रृंखला में परिवर्तन होना, पूरी जीन श्रृंखला में परिवर्तन होना, पूरी जीन श्रृंखला में परिवर्तन होना। तो ये अपना उत्परिवर्तन टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो देखिए, उत्परिवर्तन करने के लिए कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं, और उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उत्परिवर्तजन। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से उत्परिवर्तजन है, ठीक है, तो हेडिंग डालिए उत्परिवर्तजन या म्यूटाजन। अपने को इनके एग्जाम्पल याद रखने। इसे कहेंगे वे कारक जो क्या करते हैं? उत्परिवर्तन का जन्म देते हैं, उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? म्यूटाजन कहलाते हैं। बताइए कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, रे, ठीक है, फिर म्यूटाजन, म्यूटाजन,
कौन सा? मस्टर्ड गैस। और याद रखना मस्टर्ड गैस में ये सर्वप्रथम खोजा गया क्या है? केमिकल म्यूटेशन, रासायनिक उत्परिवर्तन। प्रथम खोजा गया रासायनिक उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कौन सा है? मस्टर्ड गैस। एग्जाम्पल लिख लीजिए, अल्फा बीटा गामा किरणें, अल्फा बीटा गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट यूवी रे, अल्फा बीटा गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्स किरणें, और मैंने उदाहरण दिया था कौन सा? कोल्चिसिन। क्या पैदा करता है भाई? बहुगुणिता। तरकु तंतुओं को तोड़कर बहुगुणिता उत्पन्न करता है। तो ये भी क्या है? उत्परिवर्तन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। तो ये हो गए उत्परिवर्तन। अल्फा बीटा गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, मस्टर्ड गैस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोल्चिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अपने को इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। टेट्रासाइक्लिन प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है? उत्परिवर्तन पैदा करता है। तो ये अपना उत्परिवर्तन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग डालिए, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। तो इसमें आपसे सीधा ही पूछेगा वो लिंग निर्धारण की XX विधि किसमें पाई जाती है, XXXY विधि किसमें पाई जाती है, ZW मेथड किसमें पाई जाती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है लिंग निर्धारण के दौरान। ठीक है, लिंग निर्धारण करते किसे बताइए? लिंग निर्धारण किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? नर तथा मादा में विभेदन करना क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। उत्पन्न होने वाली संतति नर होगी या मादा होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? लिंग के द्वारा किया जाता है, गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। इसे हम क्या कह देंगे? लिंग निर्धारण के नाम से जानते हैं। देखिए, लिंग निर्धारण के लिए जो मुख्य संरचना उत्तरदायी होती है वो कौन सी होती है? गुणसूत्र होती है। हार्मोन के द्वारा भी लिंग निर्धारण होता है, वातावरण के द्वारा भी लिंग निर्धारण होता है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा भी लिंग निर्धारण होता है। बताइए, हार्मोन के द्वारा लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? आपका डिपार्टमेंट कौन सा? एग्रीकल्चर है ना। पशुओं में एक नाम आता है फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन आता है ना। क्या होता है? नाम सुन रखा है ना। अगर पशुओं के शरीर के अंदर नर और मादा का विकास, नर और मादा का विकास एक ही पशु के गर्भाशय के अंदर हो रहा है, तो नर के द्वारा कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ये मादा हार्मोन से पहले मुक्त हो जाता है और ये प्रभाव डालेगा किस पे? मादा पर। कैसे? ये ओवरी का विकास रोक देगा। मादा पशु के अंदर जो अंडाशय का विकास हो रहा है वो रोक देगा। ऐसे में ये जो मादा उत्पन्न होगी ये क्या होगी? इनफर्टाइल होगी, बंध्या होगी। और इसे ही क्या नाम देते हैं? फ्री मार्टिन कहते हैं। यहाँ इस मादा का लिंग कौन निर्धारित कर रहा है? ये हार्मोन। इसे क्या कह देंगे? हार्मोन द्वारा लिंग निर्धारण कर देंगे। ठीक इसी प्रकार मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के द्वारा भी लिंग का निर्धारण किया जाता है, जहाँ पित्तक की मात्रा प्रभावित करते हैं। अपने सिर्फ यही काम की चीज़ है, ये विधियाँ अपने काम की नहीं है। नहीं पूछेंगे, एक आध लाइन के अंदर आपको लिखा दिया जाएगा, पूछेंगे तो। गुणसूत्र अपने लिए लिंग निर्धारण की विधियों के महत्वपूर्ण घटक है। लिंग निर्धारण तो नर और मादा का जो निर्धारण करना क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। तो पहली विधि लिखिए। देखिए, लिंग गुणसूत्रों को हमने क्या नाम दिया था?
एलोसोम क्या करते हैं, एलोसोम, और जो एलिंग गुणसूत्र है उन्हें ऑटोसोम। तो लिंग का निर्धारण हमेशा कौन करेगा, एलोसोम। तो लिखिए एलोसोम या गुणसूत्रों द्वारा, एलोसोम या गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण की विधियां, गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण की विधियां, लिंग निर्धारण की विधियां, लिंग निर्धारण की विधियां। और पहली विधि आपकी मनुष्य के अंदर कौन सी विधि के द्वारा होता है, एक्स 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 वाई। तो पहली विधि लिखिए एक्स 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 वाई विधि, एक्स 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 वाई विधि। अब ध्यान दीजिए, पुरुष जो होते हैं उनमें क्या होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, महिलाएं जो होती है इनमें क्या होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स एक्स। यहाँ दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 22 प्लस एक्स वाले और 22 प्लस वाई वाले। यहाँ 22 प्लस एक्स वाले, 22 प्लस एक्स वाले दो प्रकार के क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, जबकि एक ही प्रकार का क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। यदि इनका संयोजन इस प्रकार से हो रहा है, यदि इनका संयोजन इस प्रकार से करवाया जा रहा है, तो देखिए उत्पन्न होने वाली जो संततियां होती है वो कैसी बनेगी। यहाँ 22x है, ये भी 22x है, 44 प्लस एक्स एक्स। फिर यहाँ 22y है और यहाँ 22x है, 44 प्लस एक्स वाई। यहाँ देखिए 22x और 22y, 44 प्लस एक्स वाई। और यहाँ 22x और 22x, 44 प्लस एक्स एक्स। ये क्या है, ये क्या है, मादा, ये क्या है मादा, ये नर और ये नर। 50% नर और 50% क्या पैदा हुई, मादा। ठीक है, ये निर्भर करेगा कि कौन सा शुक्राणु निषेचन में भाग ले रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो ये विधि कहलाती है एक्स 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 वाई विधि। अब ध्यान दीजिए, एक शब्द आता है होमोजाइगस और एक शब्द आता है हेटेरोजाइगस, जिन्हें हम बोलते हैं समयुग्मजी और विषम युग्मजी। यहाँ देखिए एक समान किस में है, नर में है या मादा में, मादा में। तो देखिए मादा यहाँ क्या होगी, समयुग्मजी। तो फिर नर क्या है, विषम युग्मजी। तो यहाँ हमेशा मादा समयुग्मजी होगी और नर क्या होंगे, विषम युग्मजी होगी। कौन सी मेथड में, एक्स 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 वाई। और ये किसमें पाई जाती है, किसमें होती है, एक तो होती है ये मनुष्य के अंदर और दूसरा ड्रोसोफिला के अंदर। वर्णन में यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, आपसे सीधा एग्जाम्पल पूछेगा एक्स 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 वाई विधि किसमें पाई जाती है, उदाहरण याद रखिए। ठीक है, तो लिखिए इसमें मनुष्य तथा ड्रोसोफिला में मनुष्य तथा ड्रोसोफिला में मादा समयुग्मजी, मादा समयुग्मजी तथा नर विषम युग्मजी होते हैं, नर विषम युग्मजी होते हैं, विषम युग्मजी होते हैं। कहानी समझ में आ गई। तो लिंग का निर्धारण कौन करेगा, नर के शुक्राणुओं द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, ड्रोसोफिला में भी नर के नर युग्मक करेंगे और मनुष्य में भी नर के नर युग्मक करेंगे। तो यहाँ लिंग निर्धारण का कंट्रोल कौन कर रहा है, मेल गेमेट कर रहे हैं, स्पर्म के द्वारा किया जा रहा है। सेव वाले बाबा हैं, बोलते हैं ना, सेव वाले बाबा के पास जाओ। एक बार आया था ना, सेव वाले बाबा के पास जाओ, लड़का पैदा होगा। दूसरा, लड़कियां जब 5-7 हो जाए तब नाम क्या रखते हैं, बस करोड़ दा प्लीज, ये रखते हैं ना। हाँ, तो वो भ्रांतियां हैं। यहाँ सेव वाला बाबा क्या है, स्पर्म है, और ये यादृच्छिक संगम होता है, मतलब प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है। इन पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन सा स्पर्म कौन से ओव्यूम को फर्टिलाइज करे। ठीक है, तो ये पहली मेथड होगी आपकी, कौन सी, एक्स 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 वाई विधि। अगली विधि लिखिए
XX विधि, XX विधि, XX विधि किसमें पाई जाती है बताइए, किसमें पाई जाती है? कीटों के अंदर पाई जाती है। तो लिखिए कीटों, एस्केरिस, कॉकरोच, अरे ना किन लिया हो तुम, टिड्डे में नर विषम युग्मकी, हेटेरोजाइगस, नर विषम युग्मकी, जबकि मादा समयुग्मकी होते हैं। समयुग्मकी होते हैं। अब देखिए अगर अपने ए को क्या मान ले, अलिंग गुणसूत्र मान ले, इनको लिंग गुणसूत्र मान ले, तो नर के अंदर दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं। कुछ ऐसे स्पर्म होते हैं जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे स्पर्म होते हैं जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन मादा में एक ही प्रकार के अंडाणु बनेंगे, दोनों जो अंडाणु बनेंगे इनके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ऐसे में यदि ये स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है मादा के साथ संयोजन करता है, तो उत्पन्न होने वाली संतति क्या होगी? मादा होगी। ठीक है, तो उत्पन्न होने वाली संतति क्या होती है? मादा होती है। अगर एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति वाला स्पर्म ओव्यूम के साथ फॉर्मेशन करता है, तो उत्पन्न होने वाली संतति क्या होगी? नर होगी। ठीक है, तो यहाँ दो प्रकार की स्थितियाँ बनती है। नर के अंदर X0 स्थिति है, विषम युग्मजीय है, और मादा के अंदर XX स्थिति है, क्या है? समयुग्मजीय। क्लियर है? क्लियर है? दोनों XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो क्या उपस्थित है? मादा। और अगर एक X क्रोमोसोम एब्सेंट है तो क्या? नर का विकास होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, XX विधि किसमें पाई जाती है? इसमें आपके कॉकरोच और टिड्डा दोनों ही सिलेबस के अंदर है, तो ये भी ध्यान रखना। अपने कॉकरोच को पूरा पढ़ना है, तो ये एग्जाम्पल आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, अगली विधि लिखिए ZZW विधि। ZZW विधि किसमें होती है भाई? पक्षियों में। ZZW विधि पक्षियों के अंदर या फिर रेप्टाइल के अंदर, सरीसृपों के अंदर। मुर्गे में और मछलियों में, मुर्गे में और मछलियों में। देखिए यहाँ स्थिति उल्टी हो जाती है। कैसे? यहाँ मादा क्या है? हेटेरोजाइगस है, याद रखना अच्छी तरह से, हेटेरोजाइगस। और नर क्या हो जाएगी? होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस। अब नर में एक ही प्रकार के Z गुणसूत्र वाले स्पर्म बनेंगे, और मादा में दो प्रकार के अंडाणु बनेंगे, Z क्रोमोसोम वाले और W क्रोमोसोम वाले। यदि Z क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंडाणु के साथ मिल रहा है तो ZZ, और यदि W क्रोमोसोम वाला मिल रहा है तो ZW। ठीक है, ZZ और ZW। तो यहाँ ZW वाली संतति क्या होगी? मादा होगी, और ZZ वाली नर होगी। तो ये निर्भर करता है कौन से ओव्यूम का स्पर्म के साथ फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो लिखिए मादा विषमयुग्मजीय तथा नर समयुग्मजीय। लिखिए पक्षियों में दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जबकि एक ही प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जबकि एक ही प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जबकि एक ही प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। तो ये होगी कौन सी विधि? ZZW विधि। याद क्या रखना है? लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? याद रखने वाली बात क्या है? लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? यहाँ
अंडे कर रहे हैं या फिर शुक्राणु कर रहे हैं? अरे कौन कर रहा है यहाँ? अंडे। तो लिखिए लिंग निर्धारण अंडाणु द्वारा होता है। लिंग निर्धारण अंडाणु द्वारा होता है। निर्धारण अंडाणु द्वारा होता है। मेथड लिखिए अगुणित द्विगुणित विधि। अगुणित द्विगुणित विधि ये करवा दी मैंने अभी आपको। इसमें पाई जाती है मधुमक्खी के अंदर 32 क्रोमोसोम वाली क्या है? मादा है। 32 गुणसूत्र वाली मादा और 16 गुणसूत्र वाली नर। इसमें 2n संख्या है और इसमें n। यहाँ मियोसिस सेल डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अंडाणु का निर्माण हो जाएगा। यहाँ समसूत्री विभाजन होगा और क्या बन जाएंगे? स्पर्म बन जाएंगे, शुक्राणु बन जाएंगे। यदि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिले हैं तो किसका निर्माण हो गया? दोबारा से मादा का निर्माण हो गया। और यदि अंडाणु ने पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन की क्रिया के द्वारा, पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन की क्रिया के द्वारा 16 क्रोमोसोम वाली अगुणित संतति बना दी तो इन्हें हम क्या कहेंगे? नर या ड्रोन्स के नाम से जानते हैं। यदि ये जो मादा बनती है इनको रॉयल जेली खिलाई जाए, क्या खीरपूरी, खीरपूरी का आहार दिया जाए तो किसका विकास होगा? रानी मधुमक्खी का, और नहीं तो श्रमिक। किसका विकास होगा? श्रमिक या सैनिक का विकास होगा। तो ये संख्या देखिए द्विगुणित, ये संख्या अगुणित, तो इसे हम क्या कह देंगे? अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। ठीक है, 10 लगा के लिखिए। मधुमक्खी में नर, और ब्रैकेट में शब्द लिख लेना ड्रोन्स, ये ड्रोन्स। मधुमक्खी में नर या ड्रोन्स अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होते हैं। ड्रोन्स से अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होते हैं। अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होते हैं। अतः ये अगुणित होते हैं। अतः ये अगुणित होते हैं। अतः ये अगुणित होते हैं। जबकि मादा निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, इसलिए क्या होगी? द्विगुणित। जबकि मादा द्विगुणित होती है। जबकि मादा द्विगुणित होती है। तो ये हो गया लिंग निर्धारण का कौन सा सिद्धांत? अगुणित द्विगुणित सिद्धांत। क्लियर है? अगला से लिखिए मात्रात्मक अनुपात सिद्धांत। मात्रात्मक अनुपात सिद्धांत। मात्रात्मक अनुपात सिद्धांत। और इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपके सब काम की चीज नहीं है बहुत ज्यादा। इसका सूत्र होता है एक x/a। देखिए यहाँ x क्या है? लिंग गुणसूत्रों की संख्या, a क्या है? अलिंगी गुणसूत्रों का समुच्चय। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यह अनुपात यदि 0.5 है तो कौन सी संतति बनेगी? यह अनुपात 1.0 है तो कौन सी संतति बनेगी? इससे कम है तो कौन सी संतति बनेगी? इससे अधिक है तो कौन सी संतति बनेगी? और इन दोनों के बीच में है तो रखना है। लिखिए 1/a बराबर x/a बराबर 0.5। 0.5 क्या बना? 0.5। 10 लगा के लिखिए नर। अगर हो क्या? 1.0 क्या बनेगी? मादा। अगर इसका मान 1 हो तो किसका विकास होगा? मादा का। ठीक है, अगर मान इन दोनों के बीच में हो तो न तो पूरी तरह से नर और न पूरी तरह से मादा क्या बन जाएंगे? इंटरसेक्स का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगी? इंटरसेक्स। ठीक है, अपूर्ण लिंगी के नाम से इसे हमें जानते हैं।
0.5 हो गया तब सुपर मेल, और अगर 1.0 से अधिक हो गया तब सुपर फीमेल। बस आपको सिर्फ ये दो मान याद रखने हैं। अब कम वाले को अपने क्या रख देंगे, सुपर मेल रख देंगे, अधिक वाले को सुपर फीमेल रख देंगे, बीच वाले को इंटरसेक्स रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मात्रात्मक अनुपात सिद्धांत। ठीक है, तो ये अपने लिंग निर्धारण की विधियां कंप्लीट हो गई। ठीक है, लिंग निर्धारण की विधियां कंप्लीट हो गई। अगले सेकंड डालिए जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड कहते किसे है भाई बताइए? 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बने अनुक्रम क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक कोड कहलाते हैं या जेनेटिक कोड कहलाते हैं? जेनेटिक कोड 10 लगा के लिखिए। खोजकर्ता कौन है? नीरेनबर्ग और मथाई, बर्ग और मथाई। बताइए कृत्रिम कोड का निर्माण करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखना। अब देखिए ये कोडोन 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह है। प्रेजेंट किस पे होते हैं? तो लिखिए एमआरएनए पर उपस्थित, एमआरएनए पर उपस्थित, एमआरएनए पर उपस्थित 3 नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम, 3 नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम। अब देखिए निर्माण में कौन कौन से क्षारक भाग लेते हैं बताइए? जेनेटिक कोड का निर्माण किस किस के द्वारा होता है? यू के द्वारा होगा, सी के द्वारा होगा, ए के द्वारा होगा, और बताइए जी के द्वारा होगा, क्या टी के द्वारा होगा? मैंने क्या बताया? एमआरएनए पर उपस्थित है तो आरएनए पर तो टी होता ही नहीं, तो नहीं होगा ना। तो 4 कौन कौन से? यू सी ए जी, ये 4 क्षारक 3 के समूह में मिलकर कितने कोडोन बना देंगे? कितने होंगे? करो गुणा। 4 चौके 16, 16 चौकी 64। कितने कोडोन होते हैं टोटल? 64। 3 हमने बता दिए, यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए। ये 3 क्या हो गए अपने? बिना काम वाले हो गए। शेष कितने बच गई? इनको क्या कह देंगे? समापनकारी, टर्मिनेटर कोडोन। शेष कितने बच गए? 61। ये 61 कोडोन 20 प्रकार के एमिनो एसिड बना देंगे। क्या बना देंगे? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल बना देंगे। ठीक है, तो लिखिए यू सी ए जी, यू सी ए जी 4 क्षारक, 4 क्षारक कुल 64 प्रकार के कोडोन बनाते हैं। कुल 64 प्रकार के कोडोन बनाते हैं। जिनमें से 3 कोडोन ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 कौन कौन से? यू ए ए, इसे आक्ट्रे के नाम से जानते हैं। यू ए जी इसे कहते हैं अंबर। यू जी ए जिसे ओपाल या एम्बर कहते हैं। तीनों के नाम याद रखना। 3 कोडोन यू ए आक्ट्रे, यू ए जी अंबर और यू जी ए ओपाल। ओपाल
प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें समापनकारी या टर्मिनेटर कोडोन कहते हैं, टर्मिनेटर कोडोन कहते हैं, समापनकारी या टर्मिनेटर कोडोन कहते हैं, टर्मिनेटर कोडोन कहते हैं। अब शेष कितने बच गए? 61 बच गए ना। अगला इनसे लिखिए 61 कोडोनों द्वारा 61 कोडोनों द्वारा 20 प्रकार की प्रोटीन बनती, 61 कोडोनों द्वारा 20 प्रकार की प्रोटीन बनती, 20 प्रकार की ये लिखा है तो सही करो उसको, वो गलत सही कर लो, UAG और ये होगा, ठीक है। अगर UAC किया है ना तो वो UAG बना लो उसको, ये सही है। तीनों समापनकारी कोडोन, ये पूछा जाता है भी आपसे, निम्न में से कौन सा श्रृंखला समापनकारी कोडोन है और कौन सा श्रृंखला प्रारंभक कोडोन है? कौन सा? प्रारंभक, प्रारंभक, प्रारंभ का नहीं मिलता श्रृंखला को प्रारंभ कौन करवाता है? अपने कोई प्रोग्राम कर रहे हैं 26 जनवरी 15 अगस्त पर, कोई गेस्ट आता है उसको अपने ये कहते हैं क्या? जाओ जी, ये कहते हैं जाओ जी। तो क्या कहते हैं? आओ जी, ये आ ओ जी हो गया ना। कौन है? कौन है? AUG। तो ये क्या है? श्रृंखला प्रारंभक कोडोन। लिखिए अगली लाइन से AUG, AUG डैश लगा के लिखिए श्रृंखला प्रारंभक कोडोन, श्रृंखला प्रारंभक कोडोन, श्रृंखला प्रारंभक कोडोन। फिर देखिए इसकी कुछ विशेषताएं होती है कोडोनों की, और विशेषताओं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं? कोमा रहित होते हैं, ठीक है। तो अगला से लिखिए कोमा रहित, कोमा रहित, इनके बीच में कहीं पे कोमा नहीं आती, अर्ध विराम पूर्ण विराम नहीं आता, कंटिन्यू चलते हैं, कोमा रहित। तो लिखिए पठन दिशा, इनकी हमेशा एक ही दिशा होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 डैश से 3 डैश, पठन दिशा 5 डैश से 3 डैश। लिखिए अनतिव्यापी, ये एक दूसरे पर अतिव्यापी तो नहीं होते, मतलब एक श्रृंखला चल रही है ना इस प्रकार से UACGCA, ये जो श्रृंखला चल रही है ना, तो ये 3 पहले काम में आ गए तो फिर अगले 3 ही काम में आएंगे। ये नहीं कि ये दोबारा काम में आके नया कोडोन यहाँ पे बना देगा ना, इसे कहते हैं अतिव्यापन। ये नहीं होगा, ये अनतिव्यापी होते हैं, ठीक है। अगली विशेषता लिखिए सार्वत्रिक होते हैं, मतलब जीवाणु के अंदर अगर AUG मिथ्योनिन बना रहा है तो अपने अंदर भी क्या बनाएगा? मिथ्योनिन ही बनाएगा। तो क्या होते हैं? सार्वत्रिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। तो ये होगी इनकी सामान्य विशेषता, ठीक है। तो ये अपने जेनेटिक कोड होगी। क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहला तो निम्न में से श्रृंखला प्रारंभक कोडोन कौन सा है? AUG। फिर श्रृंखला समापनकारी कोडोन कौन सा है? UAG, UGA और UAA। इसके द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? मिथ्योनिन, मिथ्योनिन, ठीक है। तो संख्या टोटल कितनी होती है? 64। काम के कितने हैं? 61। समापनकारी कितनी है? 3। पठन दिशा 5 डैश से 3 डैश, अनतिव्यापी, सार्वत्रिक, कोमा रहित, यूनिवर्सल, ठीक है। क्लियर है? अगले हेडिंग डालिए सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा।